तो पापा ने बोला कि देखो तुमको लग रहा तुम हार गया, मगर तुमको जो सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा अब जो मेरा रिस्पेक्ट जो है तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ करूं। 2019 में 188 थे, 2020 में 178 थे और 2021 में 176.25 है। मेरे खुद के नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है एक दिन में 500 वोकैबुलरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं एक दिन में। और इसमें से क्वेश्चन इस बार आया था 2020 मेंस में, मतलब एसएससी के जो भी क्वेश्चन है, जितने भी तरह के मैथ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो वहीं से आते हैं। क्योंकि मैं 3 बार फेल होकर 4th अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको अभी रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। वो असली टॉपर वाले क्वेश्चन मैं अगर कर सकता हूं तो आप 100% कर सकते। जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कपूर गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज मुझे निशांत भैया, दीपक भैया और डैडी जी ने यह अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पर आकर एसएससी सीजीएल को क्रैक करने की जो स्ट्रैटेजी है वो आपसे शेयर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच कपूर गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आप लोग जो फ्री एजुकेशन के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, दैट्स हाईली अप्रिशिएबल एंड आई फुली एंडोर्स इट। मेरे बैकग्राउंड पर चलते हैं। मैं सासाराम बिहार का रहने वाला हूँ और मगर मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो वेस्ट बंगाल में हुई है। मेरे पापा CLW में काम करते हैं, चित्रंजन लोकोमोटिव्स वर्क, और यहाँ केंद्रीय विद्यालय है। मैंने वहीं से क्लास 10th और 12th किया था। 10th में मेरी CGPA 8.6 थी और आई स्कोर 69% इन क्लास 12th। उसके बाद मैंने बीटेक किया गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से, वेयर आई स्कोर 79% ओवरऑल। हम आ जाते हैं एसएससी सीजीएल को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच द एग्जाम। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको इसमें आप काफी डेवलप करेंगे। आपको पेशेंस रहना होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये 2020 का एग्जाम था जिसका रिजल्ट अब आया है और हमारी ज्वाइनिंग में भी 2023 तक होगी। तो फिर इट्स अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको पेशेंट रहना होगा और आपको फोकस रहना होगा एक ही एग्जाम में। मैं आपसे मेरी गलतियां भी शेयर करूंगा। मैं आपसे वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा ही जो कि आपको बहुत एफिशिएंट बनाएंगे आपकी प्रिपरेशन को बहुत। क्योंकि मैं 3 बार फेल होकर 4th अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, तो मैं गलतियां ज्यादा जानता हूं, क्या नहीं करना है और जो करना है वो तो है ही। सबसे पहले मैं आपको कुछ गलतियां बता देता हूं। तो बेसिकली जब मैंने बीटेक क्लियर किया उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ क्लियर नहीं था कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं इतना जानता था कि मैं ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता। मैं 2 महीने के लिए टाटा में था वोकेशनल ट्रेनिंग में। तो वहाँ ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, वर्क कल्चर काफी अच्छा है, मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। पर मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरी जिंदगी अपने ऑफिस में काटूं। मुझे फील्ड जॉब चाहिए था जो कि थोड़ा चैलेंजिंग और थोड़ा डाइवर्स होनी चाहिए, कि हर वक्त कुछ नया हो रहा है। तब से मेरे दिमाग में था कि ओके एसएससी के लिए ही जाना है और मैं कुछ और नहीं कर सकता। फिर भी मैं और भी एग्जाम्स देता था क्योंकि एसएससी का बेसिकली 2018 का एग्जाम अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो काफी लेट हो रहा था, काफी शिफ्ट हो रहे थे, डेट काफी पोस्टपोन हो रहे थे एग्जाम्स। तो मुझे मेरे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए मैं और भी एग्जाम्स देता था। मैं बैंकिंग भी दे रहा था, मैं रेलवे भी दे रहा था, LIC के AAO और ATO का एग्जाम होता है, मैंने दोनों क्लियर किया है, मगर मैं किसी के इंटरव्यू में नहीं किया। मैंने PO के मेंस तक गया हूँ, IBPS PO के, मगर मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था। और मैं एक्चुअली बेसिकली परपेचुअल साइकिल में था, इस एग्जाम से उस एग्जाम, उस एग्जाम से उस एग्जाम, जिसका सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट था। रेलवे का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, वो ज्यादा साइंस ओरिएंटेड है। और उसके बाद फिर बैंकिंग जो कि टोटली डिफरेंट है। उसके बाद फिर LIC जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। और SSC तो बिल्कुल अलग है। SSC में मैथ्स, इंग्लिश बहुत ज्यादा पूछते हैं। अगर आपका मैथ्स इंग्लिश वीक है तो यू डोंट स्टैंड अ चांस इन एसएससी सीजीएल। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं सारे एग्जाम्स दे रहा था और 2018 में फेल होने के बाद मैंने सोचा कि ओके इसे चेंज करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो मैंने सारे एग्जाम्स बंद किए और सिर्फ एक पे फोकस किया, सिर्फ एसएससी सीजीएल पे। और CHSL में देता था सिर्फ टायर 2 में अटेम्प्ट करने के लिए। मैंने कभी उसका टाइपिंग क्लियर नहीं किया। सबसे पहली बड़ी मिस्टेक तो मैंने आपको बता दी। सेकंड मिस्टेक्स, नो मॉक्स। मैं कोई मॉक्स नहीं दे पाता था क्योंकि बेसिकली मैं एक परपेचुअल साइकिल में था, इस एग्जाम से उस एग्जाम, उस एग्जाम से उस एग्जाम, जिसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैं एक पर फोकस होकर मैंने एक भी मॉक नहीं दे सका, मैं किसी भी एग्जाम का, ना रेलवे, ना बैंकिंग, ना CGL, किसी का भी नहीं। इसी के कारण मैं कभी एक
स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कभी रिवाइज नहीं कर सका। तो मैं जो पढ़ रहा था मैं उसमें बेटर नहीं हो पा रहा था। मैं बस उसे पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो दैट्स नॉट हेल्पफुल एंड दैट्स क्वाइट डेट्रीमेंटल फॉर योर करियर एंड हाईली डिप्लोरेबल। सबसे बड़ी एक और मेरी मिस्टेक थी, मुझे लगता था मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ। बेसिकली मेरे मैथ्स में हमेशा ही केवी में जो टेस्ट होते थे 40 में 39, 38 हमेशा ही आते थे। जो फाइनल एग्जाम्स भी थे उसमें 100 में मैं 95 अबव ही लाता था। बीटेक में भी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 है जिसमें कि इंटीग्रेशंस काफी रहते हैं, फोरियर सीरीज वगैरह रहते हैं, जो कि बहुत ही रिसर्च बेस्ड मैथ्स है, बहुत ही अच्छा मैथ्स है। उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मुझे लगता था कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मतलब मैं कर जाऊंगा, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बट ये नहीं हो सकता, इस तरह आप नहीं कर सकते। आपको एक जगह फोकस रख के अप्रोच करने होगा। तो ये सब मेरी गलती थी। आप देख सकते हैं इसमें से आप क्या गलती कर रहे हैं। प्लीज उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बड़े बिग ब्रदर कि आप उसे इमीडिएट बंद कीजिए, किसी एक एग्जाम पे बस फोकस कीजिए और आई एम श्योर कि आप कर जाएंगे। मैं अगर कर सकता हूं तो आप 100% कर सकते हैं। आप मुझे कोई टैलेंट नहीं है, आप मुझसे मच बेटर होंगे। हम लोग चलते हैं कि आखिर इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। मैं आपको गलतियां बता दी, अब मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। आखिर जो नहीं करना है वो आपको बता दिया। सबसे पहले आखिर फिजिकली क्या करना है। आखिर अगर आज आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए एसएससी में बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आप प्लीज आपको अपने प्रिपरेशन को फाइनेंशियली स्टेबल भी रखना है, खुद को भी रखना है। तो बेटर है आप कॉपीज जो आते हैं, नोटबुक्स आते हैं, उनको ना खरीद कर किस तरह के पेज, अगर आप कोई कॉपी खरीदे हैं तो वो मतलब काफी महंगी आती है, 70 रुपए में 300 400 पेजेस इस तरह के, और ये 150 में 1000 पेजेस है। तो ये मच बेटर अप्रोच है। मैं इस तरह यूज करता था, इस तरह मैं प्रैक्टिस करता हूं इस पर, क्योंकि बेसिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इस पेज की दोबारा जरूरत नहीं है। आप इसे बनाएं और इसे हटाएं। मगर आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके लिए 2 कॉपी जरूर रखें, मैथ्स और अगर आप इंग्लिश के लिए नोट्स बनाना चाहते हैं, चाहे साइंस के लिए या फिर जीएस के लिए, तो आप उसके लिए एक कॉपी कम से कम रखें। ये मेरा मैथ्स का नोट्स है, ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। आपका पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेन अगर बीच में डिस्टर्ब होगा तो फिर वो आपकी तैयारी को एक्चुअली बीच में ब्रेक कर रहा है। उसके बाद एसएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का बहुत 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 बड़ा रोल है। जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं और वो यूट्यूब पर अगर हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं वो कितना प्रीवियस ईयर पर एम्फसाइज करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो 5-10 क्वेश्चन जो टफ आते हैं वो उन पर ध्यान देते हैं। प्लीज आप उन्हें रहने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। जो लोग उस पर ध्यान देने आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और जितने इजी क्वेश्चंस हैं आपको लगता है बहुत इजी पहले उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। हमारा मेंस जो होता था, अब तो पैटर्न चेंज हो गया। जो मेंस होता था मैथ्स में 100 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें कि 60 to 65 क्वेश्चंस अगर कोई एवरेज भी प्रिपेयर किया है, एवरेज प्रिपरेशन की है जिसने, वो 60 to 65 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट एक बार में कर लिया, जो कि 1 गो में हो जाते हैं। उसके बाद 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आपको थोड़ा सोचना होगा, जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं, जिनमें कि 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगेंगे, आपको वो क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। उसके बाद बचे 10-15 क्वेश्चंस जो भी हैं वो असली टॉपर वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पुश करेंगे टॉपर की ओर, और वो आपको 3rd गो में करना है। आप उसे बाद में करें, आप उसे लास्ट में देखें। मगर ज्यादातर लोग इन 10-15 क्वेश्चंस के पीछे ही जाते हैं, बाकी के 60-65 क्वेश्चंस छोड़ देते हैं क्योंकि वो इजी हैं। इजी क्वेश्चंस इजी है, अच्छी बात है, मगर वही आपका समय बचाएंगे। आपको ज्यादा 1 घंटे में आपको वो क्वेश्चंस कर लेने हैं, 60 to 65 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दें, वो इजी है, बार बार बनाएं, डोंट अंडरएस्टिमेट इट। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। मैथ्स के लिए सबसे पहले मैंने राकेश यादव बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था। राकेश यादव की 7300 क्वेश्चंस वाली बुक आती है। इसमें जो सॉल्यूशंस हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत बहुत अच्छे हैं। इस बुक को मिनिमम 4 टाइम्स तो मिनिमम बनाइए आप। 4 टाइम्स अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो आपको लगेगा कि ओके, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद एक गैप आ जाता है, मैथ्स में एक गैप आ जाता है। बीटेक में जो मैथ्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ जो मैथ्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैथ्स का काफी बड़ा गैप आ जाता है, ड्यूरेशन का अच्छा खासा टाइम का गैप आता है। 1-2 अटेम्प्ट तो आपको बुक बनाने में वो लगेंगे कि सिर्फ आप समझ रहे हैं कि ओके ये मैं बनाता था, इस तरह बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाना है, आप वो देखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करें। अगर बुक में राकेश यादव की और भी किताब आती हैं, अगर उन बुक्स को लेते हैं
तो एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व करें, वो आपको फर्दर प्रिपेयर करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। राकेश यादव नोट्स को प्रेफर करें, वो बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब एसएससी के जो भी क्वेश्चन है, जितने भी तरह के मैथ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो वहीं से आते हैं। बेसिकली सोर्स राकेश यादव नोट्स है। राकेश यादव नोट्स को मिनिमम 5 से 6 बार बनाइए, उसके बाद आप 7300 पर आइए, आपको आप बहुत हेल्प मिलेगा। 7300 को भी 5 टाइम्स मिनिमम बनाइए और फॉर्मूलाज जो हैं उसे लिखिए, रेगुलर लिखिए, नोट्स बनाइए अपने। जैसे ये मेरे नोट्स हैं मैथ्स के, मुझे जो जो फॉर्मूलाज याद नहीं होते थे मैंने उनके नोट्स बनाए, और जो फॉर्मूलाज बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो याद हो जाते हैं मैंने उन्हें नहीं लिखा। जैसे अलजेब्रा के अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ आप अलजेब्रा के कुछ ये हैं जो ट्रिकी फॉर्मूलाज हैं, और इसमें से क्वेश्चन इस बार आया था, ये वाला अगर आप देख सकते हैं, इसमें से इस बार क्वेश्चन आया था 2020 मेंस में। आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से आप नोट्स बनाएं, जरूर देखें और अपने नोट्स को ज्यादा इनहेंस करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे फॉर्मूलाज को कोलैबोरेट करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश पर नीतू मैम की बुक से ज्यादा अच्छा बुक कोई नहीं है। नीतू मैम की दोनों बुक लें, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों से ही क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश की अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, ऐसे इंग्लिश के नोट्स मैंने जो देखे हैं ऑनलाइन, मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मैंने ये किसी ने अपलोड किए थे अपने हैंड रिटन नोट, तो मैंने उन्हें देखा तो मुझे यही लगा कि उसने बेसिकली नीतू मैम की बुक हाथ से लिख दी है, तो दैट्स नॉट हेल्पफुल। वो आप समय अपना वेस्ट कर रहे हैं। वो बुक ऑलरेडी प्रिंटेड है, आप उससे पढ़िए, आप उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बेसिकली सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर मेरे ख्याल से खोलना चाहिए इंग्लिश के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं, बेसिकली 2 तरह की प्रिपरेशन होती है इंग्लिश से। अगर आप 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हॉलीवुड मूवीज को इंग्लिश में देखना प्रेफर करते हैं और उन्हें बेहतरी से समझते हैं, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझते हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, अगर कुछ मजाक उड़ा रहे हैं तो अगर उन्हें समझते हैं तो इंग्लिश में आप बेटर है। अगर आप रीडिंग भी करते हैं, रेगुलर रीड करते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक इंट्यूशन ऑलरेडी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंट्यूशन से ही सॉल्व होंगे। अगर आप पहले क्वेश्चंस ऐसे आते थे जो कि नीतू मैम के बुक से डायरेक्ट आ जाते थे, उनके जो लॉस हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते थे। मगर अब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उनके का वेटेज काफी कम हो चुका है। प्लीज आप इंट्यूशन डेवलप करने में ज्यादा ध्यान दें, वो आएगा रेगुलर रीडिंग से। आप जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे, वो लोग जो हॉलीवुड मूवीज को हिंदी में देखते हैं या फिर इंग्लिश प्रेफर नहीं करते हैं, उनके लिए सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने की सबसे पहला तरीका यही है कि आप वोकैबुलरी उसकी जानें। तो पहले वोकैब को आप सीखिए, वोकैब्स 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कीजिए और बार बार पढ़िए। से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़िए और वो आपको समझ में आएगा। आपको रटना नहीं है उसे, आप सिर्फ उसे ऊपर से नीचे 1 बार और 1 बार नीचे से ऊपर पढ़ो इस एक पेज को। उसके दिन में ऐसा 4 बार करें, एक ही पेज के साथ दिन में ऐसा 4 बार करें। नेक्स्ट डे उसे फिर से रिवाइज कीजिए, उस पेज पर रिवाइज कीजिए, गो टू सेकंड पेज और उसे पढ़िए। 4 बार दिन में पढ़िए, 1 बार ऊपर से नीचे, 1 बार नीचे से ऊपर। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको बेसिकली एक इंट्यूशन क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, ये मुझे देखा लग रहा है, उसे कहते हैं इंट्यूशन। तो फिर वो रेगुलर रीडिंग, रिगरस रीडिंग से ही आता है। तो प्लीज वो करें। दोनों बुक, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, दोनों बुक बहुत अच्छे हैं। आप दोनों बुक को जरूर पढ़ें और सेलेक्टिव स्टडी करें। और इंग्लिश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे लिए प्राइसलेस है, मेरे खुद के नोट्स। इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको लिटरली एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे कि आप एक दिन में 500 वोकैबुलरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं एक दिन में। और आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं आपको, हम लोग बेसिकली मैथ्स के ही स्टूडेंट हैं, तो हम लोग मतलब समझते हैं कि ओके कि कैसे पॉसिबल है ये। ओके 500 ऐसे पेज OMR सीट्स सबने देखे होंगे क्लास 12th में, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता है। आपको बेसिकली ये लेना है और किरण प्रीवियस ईयर के एंटोनिम सिनोनिम्स चैप्टर को खोलना है, या फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो बेसिकली इजी है, काफी इजी है वोकैब्स को समझने के लिए। उसे खोलिए। सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिए, जैसे ये पेज है, ये मेरे नोट्स हैं, ऊपर लिख दीजिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 to 100, और उस क्वेश्चंस को बनाइए। आप देखिए
उस स्टेटमेंट को पढ़िए और नीचे जो वोकैब्स हैं उनको पढ़िए। ये बेसिकली उनके लिए है जो कि इंग्लिश समझते हैं। जैसे मैंने कहा, हॉलीवुड मूवीज जो इंग्लिश में देखना प्रेफर करते हैं, उनकी बेसिकली एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है, एक वोकैब बन जाती है, थोड़ी बहुत पहले से बन जाती है। तो आप उसे जरूर देखें और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये 1 to 100 होने के बाद आप उसे आप पीछे सॉल्यूशंस खोलिए और एनालाइज कीजिए। बेसिकली 3 कैटेगरी होंगे एनालाइज करने से। सबसे पहली जो कि आपको नहीं आती है, यहाँ देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को टिक करके रखा है। जो आपको नहीं आती है उसे आप पीछे लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल नहीं आती है। देखिए मैंने ऐसे लिखा है और मैंने वही लिखा है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो उसे पीछे लिखें। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी वो है वो क्वेश्चंस जिसमें आपने गेस किया है या ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाया है, उन क्वेश्चंस को भी जरूर लिखें। थर्ड, जो क्वेश्चंस बन गए हैं और आप मगर डाउट में थे कि मतलब होगा नहीं होगा, पता नहीं, ऐसा ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बेसिकली इंट्यूशन रन कर रहा है आपके दिमाग में, तो आप उससे सॉल्व कर दिया आपने, तो उसे आप जरूर लिखें। और इसे भी दिन में 4 बार जरूर रिवाइज करें। दिन में 4 बार, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये चारों बार डिफरेंट टाइम पर होना चाहिए। बेसिकली आप सुबह उठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद उस टाइम आपने जस्ट एग्जाम देने के बाद आप इसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ टाइम 2-3 घंटे बाद आप मैथ्स 2-3 घंटे आपने मैथ्स की, और उसके बाद फिर आप एक बार इसे देख रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसी तरह और अपने ऑड टाइम जो लीजर टाइम है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये 10 से 15 मिनट लगेगा इसे रिवाइज करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और सिर्फ पढ़िए, इसे बार बार रटना नहीं है आपको, मगअप नहीं करना है, इसे बस बार बार पढ़ना है। इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप रिगरस स्टडी करें, रिगरस रीडिंग करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये नोट सबका डिफरेंट होता है, क्योंकि सबके स्ट्रेंथ अलग है, सबके वीकनेस अलग है। तो मैंने ऐसे नोट्स बनाए इंग्लिश के लिए, यही मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं। मुझे जो पता था उसे मैं नहीं लिखता था, क्योंकि वो मुझे याद है, अच्छे से याद है जो, उसे मैंने लिखता था। मगर जो नहीं है उन्हें इस तरह जरूर लिखें और इसे रेगुलर रिवाइज कीजिए। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थी और इसे मैं यूज करता था, क्या प्रीवियस ईयर है ये इंग्लिश की, बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद हम लोग आए थे रीजनिंग पे। रीजनिंग मेरे लिए बेसिकली मैथ्स ही है वो। एक्चुअली आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स और ये सब अच्छे से याद होने चाहिए। रीजनिंग में आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली मतलब आपको कोई नंबर दे देंगे, उसका समेशन किसी का स्क्वायर होगा, उसका सेकंड नंबर देंगे, उसका समेशन उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर होगा। इस तरह करके वो पैटर्न बना रहे, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे। तो उसके लिए बेसिकली आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स और टू द पावर 5, 1 to 10 टू द पावर 5 जरूर याद करें। और स्क्वायर्स आप याद करें 1 to 125 और क्यूब्स 1 to 30 जरूर करें, क्योंकि 1 to 30 क्यूब्स इसीलिए याद करना है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको वो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां के आपको इमीडिएट क्यूब आपको लिखना ही होगा तुरंत। आप वहां एग्जाम में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी टाइम। टेबल्स 29 तक कीजिए, 30 तक कीजिए। टेबल्स जरूर प्रैक्टिस करें अपने लीजर टाइम में, यही सब करना है। इंग्लिश की नोट्स रिवाइज कर ली, एक पेज रिवाइज कर ली, उसके बाद मैथ्स में आप रिवाइज कर रहे हैं। मैं रिवीजन की स्ट्रेटेजी आगे चल के बताऊंगा कि कैसे करनी है। तो रीजनिंग में भी बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही ध्यान देना है, किरण से बनाइए और सबसे पहले तो क्यूब्स और स्क्वायर्स को जरूर अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद ही उसमें जाइए तो फायदा है, नहीं तो आप काफी टाइम लगाएंगे रीजनिंग को सॉल्व करने में। उसके बाद आते हैं जीएस पर। जीएस के लिए बेसिकली मुझे लगता है कि इसे एग्जाम के 1 मंथ पहले ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जीएस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ही लो है। आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और उसका बेनिफिट बहुत लो होगा आपको। मैंने इतनी जीएस की तैयारी की थी, पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते, वो नहीं बनेंगे आपसे, वो बहुत हार्ड है, बहुत कम लोग ही उसे बना पाते हैं। वो करंट अफेयर्स के बहुत आड़े टेढ़े क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली उतने डिटेल्स में जाने से अच्छा, जिसमें कि मार्क्स नहीं आएंगे जीएस में जैसे, तो बेसिकली आपको ज्यादा ध्यान मैथ्स और इंग्लिश पर ध्यान देना है, और रीजनिंग मैथ्स से ही हो जाती है। कम से कम मेरी तो हुई ही, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना होता है। आप सिर्फ मैथ्स बनाकर नहीं सोच सकते कि रीजनिंग भी हो जाएगी। तो जीएस के लिए भी वही करना है, ओएमआर शीट लाएं, ओएमआर शीट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें। लूसेंट और एक अरिहंत की किताब आती है जनरल नॉलेज की, उससे भी पढ़ाई करें। मेरे ख्याल से पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
एक बार गो थ्रू हो जाइए, 1 या 2 बार, तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लूसेंट में मटेरियल बहुत ज्यादा है, अरिहंत में भी मटेरियल बहुत ज्यादा है। तो आखिर पढ़ें क्या, वो आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेगा कि आखिर पढ़ना क्या है। इसलिए आप पहले प्रीवियस ईयर खोलें, प्रीवियस ईयर खोलने के बाद आप उसमें जाएं, तो फिर वहां तक पहुंच पाएंगे कि आप मतलब जीएस में आपके 30, 32 इस तरह करके मार्क्स आ पाएंगे। उसके बाद मैं इंग्लिश की एक बात बताना भूल गया, जो मैं कह रहा था कि 1 2 आप एक दिन में 500 वोकैब कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आप एंटोनिम्स या सिनोनिम्स आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बेसिकली एक वर्ड है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको आंसर करना है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, तो बेसिकली आपको चारों वर्ड्स पता होना चाहिए। और जो 5वां क्वेश्चन, जो ऊपर क्वेश्चन है, तो आप बेसिकली एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके सिमिलर मीनिंग ढूंढते हैं। तो बेसिकली आप 5 वर्ड पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप 5 वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, आप 5 वर्ड्स के मीनिंग को आप जान रहे हैं। अगर आप नहीं जान रहे तो उसे यहाँ लिख लीजिए। इस तरह अगर आप 1 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप बेसिकली 500 वर्ड्स को आप अपने वोकैबुलरी में इनबिल्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल है और बहुत मोटिवेटिंग है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, तो मुझे मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं 500 वर्ड्स एक दिन में कंज्यूम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन बनाऊंगा। एक दिन मैंने ध्यान दिया कि यार जब सॉल्यूशन देख रहा हूँ, तो यार इतना लंबा सॉल्यूशन, ये तो 100 से ज्यादा लग रहा है, 100 से ज्यादा वर्ड्स है इसमें। तो मैंने ध्यान दिया कि तो 500 वर्ड्स। तो इस तरह आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और एग्जाम के लिए वोकैबुलरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है एग्जाम का, तो वो है मॉक्स। मॉक्स आप किसी के भी दे सकते हैं। ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, तो फिर मॉक्स आप जो दें, टेक्स्ट बुक को छोड़ के बाकी सबके दें। किसी के जिसके भी देने हैं, टेक्स्ट बुक को आप एग्जाम से पहले दें, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं वो बहुत बहुत रिलेवेंट हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम के लेवल के हैं। बाकी जो भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो या तो एग्जाम से ऊपर हैं या फिर एग्जाम से नीचे हैं, एग्जाम के लेवल से। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स बाद में दें, पहले, क्योंकि आपने जस्ट अभी सिलेबस कंप्लीट किया है। आपको अभी बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी बहुत कुछ सीखना रहता है। बेसिकली आप जब मॉक्स देंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे कि ओके मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा मैं मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करता था। मॉक्स की स्ट्रेटेजी ये होती है कि बहुत लोग 1 to 100 जाते हैं, वो रीजनिंग, जीएस और मैथ और इंग्लिश इस तरह करते हैं, मगर मैं कभी वैसा नहीं करता था। मेरे लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। मैंने 150 से 200 मॉक्स दिए हैं। तो मेरी सबसे पहले स्ट्रेटेजी थी कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करता था जीएस से, जो कि मैं 5 से 7 मिनट में खत्म करता था। उसके बाद मैं स्टार्ट करता था इंग्लिश, जो कि 10 से 12 मिनट में हो जाते थे। तो 5 से 7 मिनट जीएस और 10 से 12 मिनट इंग्लिश में। उसके बाद मैं देता था 15 मिनट लगभग आपके रीजनिंग को। और रीजनिंग को देने के बाद, इतने देने के बाद देखिए 5, 10, 15, 15, 30, अब आपके पास बचे हैं 30 मिनट। तो 30 मिनट में अब आपको मैथ्स करनी है। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर आपका शिफ्ट बहुत हार्ड है, देखिए जीएस अगर हार्ड है, आप क्वेश्चंस को 5 सेकंड में पढ़ेंगे, स्किप करेंगे। इंग्लिश अगर हार्ड है, आप क्वेश्चंस को 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड में पढ़ेंगे और स्किप करेंगे। अगर हार्ड है, आपको नहीं आता, तो आप उसे स्किप करेंगे। मगर उसके बाद जब रीजनिंग करते हैं, तो वो क्या करता है, आपको मैथ्स के लिए प्रिपेयर करता है। आप मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं रीजनिंग को सॉल्व करते वक्त, तो मैथ्स के लिए आप एक फॉर्म में आप आ जाते हैं मैथ्स के लिए। फिर उसके बाद आप मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि एक बार में क्वेश्चन सॉल्व, जीएस के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना है। मैं क्या करता था, सबसे पहले जीएस का सेक्शन खोलता था। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं एक बार में टिक किया, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि मेरा इंट्यूशन कुछ और कह रहा है और ऑप्शन कुछ और है, तो मैं उसे मार्क फॉर रिव्यू करता था, नेक्स्ट में चला जाता था। इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में मुझे पीक्यूआरएस बिल्कुल पसंद नहीं है। पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट में हमेशा पहले करता था, पीक्यूआरएस को मैं बाद में करता था। तो 2 क्वेश्चन आते हैं पीक्यूआरएस में प्री में, तो मैं उन्हें छोड़ता था और बाद में सबको एक के बाद एक करता जाता था। उसके बाद मैथ रीजनिंग पे आता था, और रीजनिंग में मैं सारे क्वेश्चंस करता था एक्सेप्ट स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चंस। उन्हें मैं हमेशा, और वेन डायग्राम, ये इन 2 टॉपिक को रीजनिंग में मैं हमेशा, वो कितने ही इजी क्यों ना हो, एक फर्स्ट गो में मैं उन्हें करता ही नहीं था, मैं उन्हें सेकंड या थर्ड गो में करूंगा। उसके बाद मैं आता था मैथ्स में। मैथ्स में एवरेज और डीआई के क्वेश्चंस और हमेशा मैं छोड़ता था। पहले फर्स्ट गो में मैं उन्हें सॉल्व नहीं करता था, फर्स्ट गो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उन्हें छोड़ के। उसके बाद फिर मैं जीएस पे जाऊंगा।
सेकंड गो मेरा स्टार्ट हुआ। जीएस में जाने के बाद मैं उसे दोबारा देखूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू है उसे करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आता था इंग्लिश में मैं फिर PQRS सॉल्व करता था, और PQRS सॉल्व करने रीजनिंग में आया, और तब मैं वो स्टेटमेंट एग्जाम्पशन और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था। उसके बाद फिर मैं आता था मैथ्स में, और DI और जो मेरे एवरेज के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करता था। और अगर कोई दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो उन्हें मैं छोड़ता था। मैं फर्स्ट गो में उन्हीं क्वेश्चंस को बनाता था जो कि इमीडिएट बन जाएंगे, जो कि तुरंत सॉल्व होते हैं, जो कि एक लाइन आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, तो आप 30 सेकेंड्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और उसके बाद जब सेकंड गो आएगा तब फिर आप उसमें टाइम दीजिए। फर्स्ट गो में आप टाइम ना दें। बेसिकली बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जो 100 क्वेश्चन है पूरा खत्म ही नहीं कर पाते, 1 घंटे में उनका पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है। प्लीज डोंट डू दिस। फर्स्ट गो में आप उन्हीं क्वेश्चंस को बनाइए जो कि एक बार में बनते हैं, जो कि तुरंत आता है आपको, जिसको आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। अगर कोई भी एवरेज जिसने प्रिपरेशन की है वो कर सकता है इस तरह, मगर मैं यही कहूंगा आप बहुत 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 प्रैक्टिस करें, बहुत मॉक्स दें, तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद जब थर्ड गो आएगा, थर्ड गो में आपको चेक करना है, मतलब जैसे जीएस का क्वेश्चन, ओके मैंने सारे ऑप्शन सही मारे हैं, तो कोई ऑप्शन मैंने डिफरेंट तो नहीं कर दिया कि ये सोच के वो कर दिया, उस तरह चेक करें। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कई बार मेरे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह निकल ही जाते थे कि मैंने आंसर कुछ आया, मेरा आंसर कुछ आया और मैंने ऑप्शन कुछ और ही सेलेक्ट कर दिया, या फिर कई बार क्वेश्चंस पढ़ने में भी गलती हो जाती है। तो फिर थर्ड को में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें और चेक करें। मॉक्स मिनिमम 100 तो देना ही चाहिए। एक्चुअली मार्केट में बहुत 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 सारे मॉक्स अवेलेबल है, तो फिर आप और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। ऑलिव बोर्ड दें, आप टेक्स्ट बुक दें, बहुत अच्छे, सबके मॉक्स बहुत अच्छे हैं। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, टेक्स्ट बुक के मॉक्स बस आप बाद में दें, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इतना करने के बाद आई एम श्योर कि आपको सक्सेस, आपकी ड्रीम पोस्ट जरूर मिलेगी। ये तो हो गया स्ट्रेटेजी की बात। आपको थोड़ी मोटिवेशन, जो लोग ढूंढते हैं, इतना टफ फेज है एग्जाम्स हमारा, और 4 टायर में पेपर होते हैं, अब तो 2 टायर हो गया। सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है पेरेंट्स का रिस्पेक्ट अर्न करना। जब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, मैं कहीं भी घूमता था, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। बेसिकली वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मेरे पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो मेरे से अच्छे से बात करते हैं, इसलिए वो मुझे प्यार करते हैं। तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ करूं, मेरा अपना रिस्पेक्ट होना चाहिए, कि वो लोग कहें कि हाँ ये इसने कुछ कर दिया, इसने कुछ अच्छा किया। तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था। एक और था कि मेरे पापा रेलवे में हैं, वो अभी 4200 ग्रेड पे है। मेरा शुरू से मन था कि मैं मेरे पापा से ऊपर जाऊं, मगर अभी भी सैलरी वाइज पापा बहुत ऊपर है मेरे से। अगर इसमें 4600 जो जीएसटी इंस्पेक्टर में जो सैलरी मिलती है, उसमें भी मैं पापा से पीछे ही रहूंगा। पापा को मैंने ये बात कही थी कि यार अभी भी तो मैं हार ही गया। तो पापा ने बोला कि देखो तुमको लग रहा तुम हार गया, मगर तुमको जो सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, अब जो मेरा रिस्पेक्ट जो है तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मैं किसी फ्रंट पे अब इस तरह पीछे रह गया तो मुझे वही ज्यादा चुभता है। तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर मैं शायद और पहले अटेम्प्ट में ले लेता तो मे बी पापा की सैलरी से मे बी मेरी सैलरी थोड़ी ज्यादा रहती, तो वो अच्छा लगता है मुझे। बट ठीक है, तो यूनिफॉर्म भी है एक अच्छा काम करने का, कुछ करके दिखाने का, मतलब कुछ किया मैंने खुद में, सेल्फ रिस्पेक्ट एक बढ़ता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो आप इतना मेहनत करते हैं, अभी मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया था। ऐसा नहीं था कि मुझे बैठे बिठाए कुछ मिल गया, मैंने बहुत 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 मेहनत किया था। मैं दिन भर बैठे रहता था। लोगों को सुनता हूँ, कुछ लोग बोलते 7 आवर्स पढ़ाई करो, 8 आवर्स पढ़ाई करो। मैंने कभी काउंट नहीं किया मेरे नंबर ऑफ आवर्स। मैं मेरे ड्रीम के लिए पढ़ रहा था, मुझे कभी लगा नहीं कि हाँ मुझे रुकना चाहिए। मैं हर वक्त पढ़ रहा था, हर वक्त या तो कुछ लेक्चर देख रहा हूँ या तो अपने नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। नोट्स रिवाइज में बहुत टाइम गया मेरा। मैं वॉक कर करके पढ़ता हूँ, तो मैंने पूरा टाइम नोट्स रिवाइज किया, बहुत अच्छे से नोट्स रिवाइज किया। आपको अभी रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। रिवीजन की स्ट्रेटेजी ऐसे है कि जो आपका मैथ्स का नोट्स है उसे वीक में आप उसे वीकली रिवाइज करें। वीकली मतलब कुछ लोग कहते हैं 3 बार 4 बार रिवाइज
नॉट पॉसिबल। 3 बार 4 बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप भूल जाएंगे, एग्जाम के दिन आप बिल्कुल भूल जाएंगे सारे फॉर्मूलाज, कि लोग पैनिक कर जाते हैं। मैं भी पैनिक हुआ हूँ 2018 के मेंस में, मैं भी पैनिक हुआ था। मेरा यह था कि एक वीक में 3 बार रिवाइज करना है मैथ्स के नोट्स फुल, 3 बार जीएस फुल रिवाइज करना है, 3 बार इंग्लिश फुल रिवाइज करना है। नीतू मैम के जो बुक है, मैं उसे सेलेक्टेड स्टडी करता था। सेलेक्टेड मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पहले बनाएंगे और उसके बाद आप नीतू मैम की बुक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को इग्नोर करना है। आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पूरे पढ़ने हैं, आपको वोकैब्स पूरी की पूरी पढ़नी है, इडियम्स फ्रेजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रामर में रूल्स है आप उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर बनाया है तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन रूल्स को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कितने सारे रूल्स तो रिपीटिंग होते हैं, तो वो रूल्स को आप, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर बनाने के बाद कि ओके इस रूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस रूल से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मैं कभी भी मतलब ग्रामर मैं ज्यादा अप्लाई करके मैंने इंग्लिश को सॉल्व नहीं किया है। मेरे 2018 में इंग्लिश में 188, 2019 में 188 थे और 2020 में 178 थे और 2021 में 176.25 है। मेरी इंग्लिश मतलब मीन्स अबव एवरेज ही है। मैंने प्रिपरेशन भी बहुत हार्ड किया था इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि बेसिकली इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश एक स्किल है। तो आप उस स्किल को और आगे बढ़ाइए, आप अपनी स्किल को और शार्प कीजिए। लोगों में थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। जब लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, तो वो उन्हें खुद को थोड़ा नीचा समझते हैं। और जो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उस स्किल को बढ़ाएं, आपको काफी मदद मिलेगी उससे। तो रिस्पेक्ट भी आपका थोड़ा ऊपर होगा अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बहुत भारी भारी वर्ड्स फेंक के मार रहे हैं। तो इसी तरह आपको रिवाइज करना है सारे सब्जेक्ट्स को, 3-3 बार करके आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना रिवीजन कैसे पॉसिबल है। इतना रिवीजन पॉसिबल है। अगर आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपने एक बार रिवाइज किया है। अगर आप 2 बार 3 बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो फिर जो मटेरियल है वो कॉम्पैक्ट होता जाता है। जो चीजें आपको याद नहीं हो रही, आखिर आप उसी को तो ही बार बार याद करेंगे ना। जो चीज याद हो गई उसको तो आप बार बार आप उसको इग्नोर कर देंगे। जितना ज्यादा आप रिविजन्स करते हैं, मटेरियल काफी कॉम्पैक्ट होता जाता है। इसके बाद टायर 3 तो अब एसएससी सीरियल से रिमूव हो चुका है, ऐसे और लेटर। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके कारण काफी लोगों को प्रॉब्लम होता था, लोगों के मार्क्स कम हो जाते थे। कुछ लोगों को मैंने देखा है जिनको एक्साइज इंस्पेक्टर मिलता है अगर और 12-15 नंबर उनके टायर 3 में होते, जिसके कारण उन्हें अगर वो नहीं मिले तो उसके कारण उन्हें टीएसीबीडीटी से सेटिस्फाई करना पड़ा, जबकि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। बेसिकली यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने यही सब किया था। मैंने काफी लंबा टाइम प्रिपरेशन में निकाला है। मैंने जो सीखा, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको एक बार में अच्छे से बता सकूं। थैंक यू निशांत भैया, थैंक यू कपूर गुरुकुल यूट्यूब चैनल फॉर हैविंग मी, थैंक यू।